Hello students, welcome back to BBVN online classes and in our chapter biomolecules today we will discuss about the two monosaccharides. Those are given in our syllabus. First is glucose and the second is fructose. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज के बहुत से ऐसे नेम हैं जो हमें याद रखने हैं। ग्लूकोज जो है उसके बहुत अदर नेम भी हैं जिन्हें हमें याद रखने हैं। सबसे पहले हम ग्लूकोज को और क्या बोलते हैं, ग्रेप शुगर। ग्रेप शुगर क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि जो ग्रेप्स होते हैं वो इसके सोर्स होते हैं, इस वजह से हम इन्हें ग्रेप शुगर बोलते हैं। सेकंड इज इट इज़ एल्डोज शुगर। इसे हम एल्डोज शुगर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एल्डोज शुगर, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप को कंटेन करता है। इट मीन्स जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसके बाद में हम इसको एल्डोहेक्सोज भी बोलते हैं। एल्डोहेक्सोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप होता है, साथ साथ में 6 कार्बन्स होते हैं। कितने कार्बन होते हैं इसमें, 6 कार्बन होते हैं। इसको हेक्सोज शुगर भी बोल सकते हैं, ओनली हेक्सोज शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6, C6H12O6। ठीक है, तो 6 कार्बन होने की वजह से इसको हेक्सोज शुगर भी बोलते हैं। उसके अलावा इसे पायरेनोज भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं हम इसे, पायरेनोज शुगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो पायरेन की जैसी होती है। और पायरेन क्या है, इस तरीके से पायरेन बनता है। ठीक है, तो पायरेन की जैसी इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको हम पायरेनोज शुगर भी बोलते हैं। इसके अलावा इसका एक और नेम है, दैट इज़ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोलते हैं इसके बारे में हम बात कर चुके हैं क्लासिफिकेशन में, क्योंकि ये टॉलरेंस और फेलिंग्स टेस्ट देते हैं। हम पढ़ेंगे टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट किस तरीके से ये देते हैं, इस वजह से हम इनको रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं। ये ग्लूकोज के कुछ कॉमन नेम है और इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी बनती है। पूछ लिया जाता है कि रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोला जाता है ग्लूकोज को, हेक्सोज शुगर क्यों बोलते हैं, पायरेनोज शुगर क्यों बोलते हैं, एल्डोज शुगर क्यों बोलते हैं, तो कुछ भी पूछा जा सकता है और इसलिए हमें सारे नेम इसके याद होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम इसकी ओपन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ओपन स्ट्रक्चर, आपको पता है कि ग्लूकोज जो है उसमें 6 कार्बन होते हैं, तो हम 6 कार्बन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम एल्डोज शुगर है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो सबसे ऊपर मैंने एल्डिहाइड ग्रुप बना लिया। उसके बाद में क्योंकि ये पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो हमें OH लगाने हैं। तो OH हम इस तरीके से लगाएंगे, हर कार्बन पे OH होगा केवल इस CHO को छोड़कर। 1 2 3 थर्ड कार्बन का OH होता है इस डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। बाकी सभी के OH कहाँ लिखने हैं, हमें राइट हैंड डायरेक्शन में लिखने हैं, इस तरीके से। अब इसकी वैलेंसी जहाँ जहाँ पर वैकेंट है वहाँ पर हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। इस कार्बन पे मैंने 2 हाइड्रोजन ऐड करे हैं क्योंकि यहाँ नीचे की तरफ कोई भी कार्बन नहीं है। ये इसकी ओपन स्ट्रक्चर है। ओपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम किरलिटी की भी बात कर लेते हैं कि कितने कायरल कार्बन्स हैं, कितने कायरल एसिमेट्रिक कार्बन्स हैं यहाँ पर, या एक्टिव कार्बन्स हैं यहाँ पर। इन तीनों का ही जो मीनिंग है वो एक ही होता है। और आपको मैंने बताया हुआ है कि ऐसा कार्बन जिसके साथ चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं वो एक्टिव कार्बन होते हैं। ठीक है, ये इसकी बात करेंगे तो ये भी एक्टिव कार्बन है। इसकी बात करेंगे तो इसकी भी चारों ग्रुप अलग अलग है, एक H है, एक OH है, एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। सेम ऐसे ही यहाँ पर इस कार्बन की बात करेंगे तो ये भी कायरल कार्बन है, एक्टिव कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन है। तो इस तरीके से कायरल कार्बन्स की कितनी नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में एक और स्ट्रक्चर आती है, दैट इज़ फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन किस तरीके से लिखते हैं, फिशर प्रोजेक्शन में हम कार्बन्स को नहीं लिखते हैं। ठीक है, कार्बन्स को नहीं लिखते हैं, हम इस तरीके से एक सीधी लाइन करेंगे। फिर हमें पता है कि फ्रंट में तो लगा हुआ है CHO, तो मैं ऐसे डायरेक्ट ही बना देती हूँ CHO, है ना। फिर उसके बाद में इस कार्बन को मैंने नहीं लिखा, लेकिन मैं इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना के एक तरफ OH लगा दूंगी, एक तरफ H लगा दूंगी। इसकी बात करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे OH आ जाएगा, क्योंकि ये थर्ड कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से 6 कार्बन हो गए। फिर हम इसी तरीके से ये बाकी के भी ड्रॉ कर देंगे। ये इस तरीके से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये क्या बोला जाता है, 4 5 6, तो ये बोला जाता है फिशर प्रोजेक्शन। तो ये दोनों ही ओपन स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मल ओपन स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में हमें कार्बन, बीच वाले कार्बन जो है वो नहीं लिखते हैं।
ठीक है। उसके बाद हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए साइकिल कहाँ से बनेगी, फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में, फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में यहाँ जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन इस H के पास ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट किससे जुड़ जाएगी, फर्स्ट नंबर कार्बन से जुड़ जाएगी। किस तरीके से बनाई है मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर एक बार यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पता है कि CHO में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और एक H होता है, ठीक है। फिफ्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है ड्यूरिंग द साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन के पास में हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन तो यहाँ पाई बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और ये ऑक्सीजन और ये कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो अब इसको मैं साइक्लिक फॉर्मेट में लिख देती हूँ। जब हम इसको साइक्लिक फॉर्मेट में लिखेंगे तो किस तरीके से जो होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, देखिए हम क्या करेंगे, आपको पता है 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड साइकिल बनेगी, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी। तो हमें हेक्सागोन बनाना होगा। क्या बनाना होगा हमें, हेक्सागोन। इस तरीके से मैंने हेक्सागोन बना लिया, लेकिन एक साइकिल में बीच में कौन है, 1 2 3 4 5 तो कार्बन है और बीच में एक और कौन है, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर बना दी, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर कार्बन हो गया, ये सेकेंड नंबर कार्बन है, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ और ये फिफ्थ नंबर कार्बन है। फिफ्थ नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, CH2OH। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको आसान तरीका बता देती हूँ, ये तो मैंने कार्बन बताए, अब मैं आपको एक आसान तरीका बनाती हूँ ग्लूकोज की स्ट्रक्चर लिखने के लिए। किस तरीके से होगी देखिए, सबसे पहले तो आप इस तरीके से हेक्सागोन बनाइए और उसमें एक ऑक्सीजन रखिए यहाँ पर इसी पोजीशन पर, फिर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींचिए, स्ट्रेट लाइन खींचिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर कार्बन पर, फर्स्ट नंबर कार्बन जो है उस पर क्या जुड़ा हुआ है, OH और H जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर कार्बन है, तो याद रखिए सिर्फ थर्ड नंबर कार्बन का OH ऊपर होगा, बाकी सभी के OH क्या होंगे, नीचे की तरफ होंगे, बाकी सभी के OH कहाँ होंगे, नीचे की तरफ होंगे। ऊपर फिफ्थ नंबर कार्बन पे देखिए एक तो CH2OH है और एक H है, तो क्या जोड़ना है हमें फिफ्थ नंबर कार्बन पे, CH2OH और एक क्या जोड़ना है, H। तो इस तरीके से ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा ग्लूकोज। अल्फ़ा और बीटा साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होती है ना, उसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि बीटा में सिर्फ फर्स्ट नंबर कार्बन का OH भी ऊपर आ जाता है थर्ड के जैसे ही, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है, बाकी एज इट इज़ ही रहेगा। सिर्फ अल्फ़ा और बीटा ग्लूकोज में कहाँ पर चेंजेस है, फर्स्ट नंबर कार्बन का OH नीचे है तो बीटा में फर्स्ट नंबर कार्बन का OH कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, बाकी की स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगी, ठीक है। तो ये अल्फ़ा और बीटा ग्लूकोज की मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दी। और साइक्लिक स्ट्रक्चर को और क्या बोला जाता है, हावर्थ स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर को और क्या बोलते हैं हम, हावर्थ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हावर्थ स्ट्रक्चर हो जाएगी। नेक्स्ट है जो हमने ओपन स्ट्रक्चर बनाई है, ओपन स्ट्रक्चर में हमें कॉन्फ़िगरेशन भी देखना होता है, दैट इज़ DNL कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ग्लिसरैल्डिहाइड होता है 3 कार्बन का, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होती है 3 कार्बन वाली है ना, 1 2 3 कार्बन्स की जो ये स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड का अगर OH नीचे से सेकेंड नंबर कार्बन का OH कहाँ हो, राइट हैंड डायरेक्शन में हो, तो इसे हम बोलते हैं डी ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन इसका OH अगर लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में आ जाए तो हम इसे बोलेंगे L कॉन्फ़िगरेशन, L ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। और अभी हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई थी, तो ग्लूकोज में आप देखना जो उसकी फिशर प्रोजेक्शन या उसकी ओपन स्ट्रक्चर होती है उसमें नीचे से सेकंड नंबर का जो कार्बन होता है उसका OH राइट हैंड डायरेक्शन में होता है, इसलिए ग्लूकोज कैसा होता है, D। ग्लूकोज कैसा होता है, D कॉन्फ़िगरेशन में होता है। ग्लूकोज कैसा होता है, D कॉन्फ़िगरेशन में होता है। कैपिटल D का मतलब होता है ग्लिसरैल्डी के D से मिलता जुलता होना, और L का मतलब है, कैपिटल L का मतलब है ग्लिसरैल्डिहाइड के L कॉन्फ़िगरेशन से मिलता जुलता। और इसमें सिर्फ हमें नीचे से सेकेंड नंबर के OH को देखना है। अगर वो राइट हैंड डायरेक्शन में तो D होगा, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में तो उसको हम L कॉन्फ़िगरेशन में बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे D और L के बाद में बात करते हैं हम
केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो ग्लूकोज जो होते हैं वो बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, और ग्लूकोज में हमें पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो ग्लूकोज कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन शो करता है जो रिजेंबल करती है एल्डिहाइड ग्रुप से। ये देखिए, मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना देती हूँ। यहाँ पर HOH, थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, बाकी सभी का एक डायरेक्शन में होगा। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई है मैंने। अब मैं उसकी 1 बाय 1 रिएक्शन कराती हूँ। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन कराती हूँ HCN के साथ में, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में। HCN के साथ में रिएक्शन कराऊंगी तो एडिशन रिएक्शन होगी। और यहाँ से देखिए, अगर मैं ग्लूकोज को इस तरीके से लिखती हूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से जो CN होगा वो यहाँ ऐड हो जाएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा और HO के पास चला जाएगा, CN कार्बन पे चला जाएगा। तो किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा देखिए, ये तो हो गया CH2OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट के O के पास चला गया H, ठीक है, और कार्बन पे कौन चला जाएगा? CN, ये वाला CN कार्बन पे चला जाएगा, ये H एज इट इज रहेगा, बाकी का हमें कोई चेंजेस नहीं करना, बाकी जो है इसी तरीके से बाकी स्ट्रक्चर रहेगी। सिर्फ चेंजेस कहाँ हो रहे हैं? एल्डिहाइड ग्रुप पे, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगी, ये HCN यहाँ पर ऐड हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन क्या है हमारी, द रिएक्शन विद NH2OH, रिएक्शन विद NH2OH यानी कि हाइड्रोक्सिल एमीन। सेम ऐसे ही देखिए NH2OH, ठीक है। अगर NH2OH को मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ, ये H2 को मैं इधर ले आई, ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिए, यहाँ से इस तरीके से, इसको मैंने ऊपर लिखा है ताकि मैं यहाँ से आपको बता सकूँ कि किस तरीके से H2O निकलेगा माइनस H2O, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट कौन जुड़ जाएगा? NOH, ठीक है। ये जो NOH बचा है वो एज इट इज डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं हम ऑक्सिम, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिम, ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में रिएक्शन। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में जब रिएक्शन करता है ग्लूकोज, ठीक है, HI के साथ में रिएक्शन करता है तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ग्लूकोज का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन के बाद में क्या बनती है? हेक्सेन। प्रोडक्ट क्या बनता है? हेक्सेन। इसको एक बार हटाइए, तो जब भी हम ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? हेक्सेन बनेगा। ये सारे ऑक्सीजन रिमूव हो जाएंगे, सारी ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, तो क्या बनता है प्रोडक्ट? हेक्सेन, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है दैट इज Br2 के साथ में। Br2 के साथ में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो देखिए क्या होगा, Br2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्या करेगा, यहाँ पर जो CHO ग्रुप है, ठीक है, ये जो CHO ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन कर देगा और इसको किस में बदल देगा? COOH में, एक ऑक्सीजन और ऐड करा देगा Br2, ठीक है। तो ये जो बनता है उसको हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड, इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक एसिड, ओके, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं HNO3 के साथ में रिएक्शन। HNO3 भी एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये CHO को तो COH में बदलता ही है, CHO को तो एल्डिहाइड को तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर ही देता है, साथ साथ में जो ये टर्मिनल हाइड्रोक्सी ग्रुप है, टर्मिनल OH ग्रुप है, इसको भी ये किस में बदल देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा, यानी इस ग्रुप का भी ये ऑक्सीडेशन कर देता है। और आफ्टर ऑक्सीडेशन जो इस तरीके से कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड एज सैक्रिक एसिड। इसे हम क्या बोलते हैं? सैक्रिक एसिड। तो सैक्रिक एसिड कब बनता है? जब ग्लूकोज की रिएक्शन HNO3 के साथ में कराई जाती है। फिर हम बात करते हैं टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट के साथ में। देखिए जो ग्लूकोज होता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एल्डिहाइड जो होते हैं वो टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट देते हैं। तो ग्लूकोज भी क्या करता है? टॉलेंस टेस्ट देता है। तो अगर हम यहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं, टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो क्या करता है, ये इनका रिडक्शन कर देता है। ग्लूकोज क्या करता है? इनको रिड्यूस कर देता है और खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज होकर ग्लूकोनिक एसिड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ग्लूकोनिक एसिड में। और जब टॉलेंस रिएजेंट का रिडक्शन होता है तो यहाँ पर क्या बनता है? सिल्वर मिरर बनता है। क्या बनता है यहाँ पर? सिल्वर मिरर, जिसके बारे में हमने
बात की थी कि अगर मान लीजिए मैंने इसमें ग्लूकोज लिया है और इसमें मैंने टॉलेंस रिएजेंट डाला है, क्या डाला है मैंने इसमें, टॉलेंस रिएजेंट, तो क्या होगा, ये सरफेस जो है ना, उस सरफेस पर एक सिल्वर मिरर के जैसे जो है लेयर बनती है, जो मिरर की जैसी हमें दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो ग्लूकोज है वो फेलिंग रिएजेंट से भी रिएक्शन करते हैं, यानी फेलिंग ए और फेलिंग बी सॉल्यूशन जब हम इसमें मिक्स करते हैं, ये दो सॉल्यूशन होते हैं, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। तो जब ग्लूकोज में हम फेलिंग ए और फेलिंग बी डालते हैं तो इसी तरीके से ग्लूकोनिक एसिड बनता है, CHO का ऑक्सीडेशन हो जाता है और खुद क्या हो जाते हैं, ये रिड्यूस हो जाते हैं। आफ्टर रिडक्शन ऑफ फेलिंग रिएजेंट वी गेट रेड PPT, हमें क्या मिलता है, रेड कलर का PPT मिलता है, एंड इट इंडिकेट्स दैट ग्लूकोज हैज़ CHO ग्रुप, ग्लूकोज के पास में क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इस तरीके से ये ग्लूकोज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।